फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी प्रीवियस वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे कार्ल यूंग के बारे में। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने कार्ल यूंग की थ्योरी के कुछ पार्ट्स ही हमने देखे थे, क्योंकि इनकी थ्योरी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है। हमने इसको 2 पार्ट्स में करने की कोशिश की है। आज की वीडियो हमारी ये कार्ल यूंग की थ्योरी की है, सेकेंड पार्ट की थ्योरी है। हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या चीज़ें देखी थी। हम जानते हैं कि कार्ल यूंग ने एनालिटिकल साइकोलॉजी की स्थापना की थी, और इनकी लाइफ के बारे में हमने इनके लाइफ के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हमने यहाँ पे देखा था। इसके साथ ही हमने इनकी बुक्स, जो कि साइकोलॉजिकल टाइप्स इनकी बुक थी, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई थी, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। साथ ही साथ हमने आगे देखा था कि इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके इसको डिफाइन किया गया है। पहला है चेतन तथा अचेतन, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। सेकेंड इज मनोवृत्ति एवं प्रकार्य, एटीट्यूड्स एंड फंक्शंस, मानसिक ऊर्जा, साइक एनर्जी। एंड लास्ट वन इज व्यक्तित्व विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें हमने चेतन तथा अचेतन के बारे में यहाँ हमने काफ़ी विस्तृत व्याख्या हमने करी थी। कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को हमने यहाँ बहुत ही अच्छे से पॉइंट वाइज हमने यहाँ समझा था। इसके साथ ही हमने अचेतन के 2 पहलुओं को भी हमने देखा था, जो कि यूंग ने बतलाया है। अचेतन के 2 पहलुओं की यूंग ने चर्चा की है, व्यक्तिगत अचेतन, पर्सनल अनकॉन्शियस, एंड सामूहिक अचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस। इसके साथ ही हमने कलेक्टिव अनकॉन्शियस के अंतर्गत हमने यूंग के द्वारा दिया गया बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ये टर्म हमने समझा था, पर्सोना, एनिमा, एनिमस, शैडो एंड सेल्फ। इसके बारे में भी हमने यहाँ पे डिटेल में हमने चर्चा की थी। इसके बाद हमने एटीट्यूड्स और फंक्शन की भी बात करी थी। एटीट्यूड्स में हमने 2 तरह के एटीट्यूड्स हमने देखे थे, अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रावर्जन, इसको हमने समझा था। इसके साथ ही हमने फंक्शन में हमने 4 तरह के फंक्शन हमने देखे थे, थिंकिंग, फीलिंग, सेंसिंग एंड इंट्यूटिंग, इसको हमने यहाँ पे समझा था, इसकी भी हमने चर्चा की थी। इसी के आधार पर हमने ये भी देखा था कि इन्हीं 2 एटीट्यूड्स और 4 फंक्शन के आधार पर कार्ल यूंग ने 8 तरह की पर्सनालिटी टाइप्स की चर्चा की हुई है। इसके बारे में ही यहीं से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट होगा। इन 8 प्रकार को हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे कि किस पर्सनालिटी टाइप के क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, इसको हम डिटेल में इसकी चर्चा आज हम करेंगे। आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि कार्ल यूंग ने 2 तरह के एटीट्यूड्स बतलाए और 4 तरह के फंक्शंस बतलाए, और उसी के आधार पर इन्होंने 8 तरह के व्यक्तित्व प्रकार बतलाए हैं। अंतर्मुखता चिंतन, इंट्रोवर्जन थिंकिंग, बहिर्मुखता चिंतन, एक्स्ट्रावर्जन थिंकिंग, अंतर्मुखता भाव, इंट्रोवर्जन फीलिंग, बहिर्मुखता भाव, एक्स्ट्रावर्जन फीलिंग, अंतर्मुखता ज्ञान, इंट्रोवर्जन सेंसिंग, बहिर्मुखता ज्ञान, एक्स्ट्रावर्जन सेंसिंग, अंतर्मुखता अंतर्ज्ञान, इंट्रावर्जन इंट्यूटिंग, बहिर्मुखता अंतर्ज्ञान, एक्स्ट्रावर्जन इंट्यूटिंग। तो इसको हम 1 बाय 1 इसके बारे में हम यहाँ पे हम डिटेल में इसको देख लेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप, इस तरह के व्यक्तियों में क्या क्वालिटीज़ होती हैं। इसकी चर्चा करते हुए यूंग ने बतलाया है कि इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति दूसरों के साथ ठीक ढंग से समायोजन नहीं दिखा पाते। इनका चिंतन इनके भाव पर केंद्रित रहता है, इनमें व्यवहारिक क्षमता भी कम होता है। मीन्स जो अंतर्मुखी चिंतन टाइप के व्यक्ति होते हैं, हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ में एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, और इनका जो थिंकिंग होता है वो इनकी अपनी फीलिंग पे, मीन्स इनके अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास ही सेल्फ सेंटर्ड, हम कह सकते हैं सेल्फ सेंटर्ड होता है, और ये व्यवहारिक भी नहीं होते, व्यवहारिक काफ़ी कम व्यवहारिक होते हैं, मीन्स ये ज़्यादा सामाजिक, ज़्यादा सोशल नहीं होते। आगे हम देख लेते हैं एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग टाइप। इसके बारे में बताते हुए यूंग कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के आदर्शों एवं नियमों का सख्ती से पालन करते हैं, वे अपने भावों एवं संवेगों को दमित करते हैं तथा अपनी ज़िंदगी में वस्तुनिष्ठता रखते हैं। जो व्यक्ति बहिर्मुखी चिंतन टाइप में आते हैं, एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग टाइप वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनके लिए इनके अपने लाइफ के इनके जो वैल्यूज़ होती हैं, जो नॉर्म्स होते हैं, इन्होंने अपने लिए जो नियम बना रखे होते हैं, उसको वो हमेशा हर सिचुएशन में ये फॉलो करते हैं।
और साथ ही साथ में ये अपने भावों और संवेगों को भी दमित करते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि जब इनके अपने संवेग इनके अपने बनाए हुए वैल्यूज़ के ऊपर में हावी होने लगते हैं, लेकिन फिर भी ये वहाँ पे अपने भावों अपने संवेगों को ये दमित कर लेते हैं, दबा देते हैं, और ये लेकिन अपने नियम पर ये अडिग होते हैं। साथ ही साथ में अपनी ज़िंदगी में भी ये वस्तुनिष्ठता रखते हैं। आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है इंट्रोवर्टेड फीलिंग टाइप। इसके बारे में यूंग बतलाते हैं कि इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों का चिंतन दमित होता है। ऐसे लोग अन्य लोगों के लिए सामान्य पहुंच से बाहर एवं रहस्यमय होते हैं। ऐसे लोग प्रायः शांत एवं विनम्र होते हैं, परंतु दूसरे के भावों को कम प्रधानता देते हैं। मीन्स जो अंतर्मुखी भाव प्रकार वाले जो व्यक्ति होते हैं, इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मीन्स इनको सब लोग नहीं समझ पाते। ये अपने आप को थोड़ा अलग रखते हैं। मीन्स एक ही सिचुएशन में ये कई बार अलग अलग ये रिस्पॉन्ड करते हैं, इसलिए इनको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये बाहर से ये काफ़ी शांत होते हैं, काफ़ी विनम्रता से ये बात भी करते हैं लोगों के साथ, ये काफ़ी विनम्र होते हैं। लेकिन अगर पर्सनली हम देखते हैं तो ये दूसरों के भावों को ये ज़्यादा प्रधानता नहीं देते, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इनके लिए अपनी फीलिंग्स ज़्यादा मायने रखती है। सो आगे हम देख लेते हैं एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग टाइप। इसके बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं कि ऐसे लोग अपने जीवन का दमन करने वाले होते हैं, अपने चिंतन का दमन करने वाले होते हैं, तथा इनकी प्रकृति अधिक सांवेगिक होती है। उन्हें जो सामाजिक मूल्य मानक एवं आदर्श की शिक्षा दी गई है वे उस पर अडिग होते हैं। दूसरे के विचारों मतों के प्रति ये संवेदनशील होते हैं। मीन्स ये एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग टाइप कुछ हम देखते हैं कि एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग टाइप से मिलता जुलता सा ही है, कि एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग टाइप की तरह ही एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग टाइप वाले व्यक्ति भी अपने चिंतन को दमन करते हैं, दमित करते हैं, और इनको जो भी इनके बचपन में इनके माता पिता या इनके शिक्षकों के द्वारा इनको जो भी संस्कार दिए गए होते हैं या फिर इनके ऊपर जिनका भी प्रभाव होता है, मीन्स अपने लिए अपनी लाइफ के लिए जो भी नॉर्म्स एक बार ये डिसाइड कर लेते हैं कि इनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, इनके हिसाब से इनके अकॉर्डिंग क्या सही है क्या गलत है, तो फिर वो लाइफ टाइम अपने उसी मूल्यों अपने उसी वैल्यूज़ पर वो चलते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये दूसरे के विचारों और मतों के प्रति भी ये संवेदनशील होते हैं। मीन्स दूसरों के विचारों एवं दूसरों के भावों दूसरों के मतों को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। सो आगे हम देख लेते हैं। आगे युंग ने इंट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप की चर्चा की है। अंतर्मुखी ज्ञान प्रकार। ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में अंतर्मुखता का गुण होता है तथा उनका स्वरूप अतार्किक होता है। ये पर्यावरण से खुद को अलग रखने की कोशिश करते हैं। ये भीतर से संवेदनशील होते हैं, अपने संवेदन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाले होते हैं तथा अपने अंतर्ज्ञान को दमित करने वाले होते हैं। सो इसके बारे में कार्ल युंग बतलाते हुए कहते हैं कि जो इंट्रोवर्टेड सेंसिंग टाइप वाले जो व्यक्ति होते हैं ये अतार्किक होते हैं। मीन्स ये किसी भी तर्क वितर्क में या किसी भी तरह की बहसबाजी से ये अपने आप को दूर रखते हैं। ऐसी सिचुएशन से ये अपने आप को दूर रखते हैं जिसमें कि तर्क वितर्क करना पड़े, और जनरली ये इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होते, क्योंकि इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी इंट्रोवर्टेड टाइप का होता है। साथ ही साथ ये अपने संवेदन पर ये ध्यान केंद्रित करते हैं तथा अपने अंतर्ज्ञान को ये दमित करते हैं। मीन्स इनके अंदर की जो आवाज़ आती है, इनकी जो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, इसको ये जल्दी सुन नहीं पाते, उसको दमित कर देते हैं और ये अपने आप पर अपनी चीज़ों पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। सो आगे हम देख लेते हैं। आगे कार्ल युंग ने एक्स्ट्रावर्टेड सेंसिंग टाइप की चर्चा की है, बहिर्मुखी ज्ञान प्रकार। इसके बारे में बतलाते हुए कार्ल युंग कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति खुश मिजाज होते हैं तथा हमेशा नई नई अनुभूतियों एवं संवेदनों को प्राप्त करने पर उन्हें अत्यधिक आनंद आता है। ये विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन बना लेते हैं। इसकी चर्चा करते हुए कार्ल युंग कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं। मीन्स ये काफ़ी सोशल होते हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस को ये गेन करना चाहते हैं और ये हर तरह की परिस्थिति में ये एडजस्टमेंट कर लेते हैं। सो आगे कार्ल युंग बतलाते हैं इंट्रोवर्टेड इंट्यूटिंग टाइप के बारे में, अंतर्मुखी अंतर्ज्ञान प्रकार। इसके बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने अंतर्ज्ञान पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं
वास्तविकता से इनका संपर्क कम रहता है, ये लोग अपनी ही काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं। लोग ऐसे लोगों को प्रायः झक्की समझते हैं। मीन्स इसके बारे में बताते हुए कार्ल यूंग कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने अंतर्ज्ञान पर, उनकी अंतरात्मा की जो आवाज़ हम कह सकते हैं, उस पर ये ज़्यादा फोकस करते हैं, उसको उसको ही सुनते हैं और अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं और उसी में रहना ये पसंद करते हैं। साथ ही इनका वास्तविकता से, रियलिटी से इनका बहुत ही कम संपर्क होता है। मीन्स ये रियलिटी से अपने आप को दूर करके रखते हैं और जो अन्य लोग होते हैं, जो अन्य नॉर्मल लोग होते हैं, वो इनको कई बार झक्की समझने लगते हैं। आगे हम देखते हैं एक्स्ट्रावर्टेड इंट्यूटिंग टाइप, बहिर्मुखी अंतर्ज्ञान प्रकार। ऐसे व्यक्ति उचित अवसर की पहचान कर उसका सही उपयोग करते हैं। ये व्यवसाय एवं राजनीति में सफल होते हैं और ये काफ़ी सृजनात्मक होते हैं। मीन्स जो बहिर्मुखी अंतर्ज्ञान टाइप वाले व्यक्ति होते हैं, ये भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हैं और साथ ही उसका ये पूरा भरपूर उपयोग भी कर पाते हैं। मीन्स इनके सामने अगर कोई अवसर आता है तो ये उस अवसर को भांप जाते हैं कि इनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या इनके लिए करना सही होगा, क्या करना सही नहीं होगा। इस चीज़ को ये पहले ही भांप लेते हैं और ये उन अच्छे अवसरों का ये उपयोग कर लेते हैं। और साथ ही इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो बिज़नेस में या पॉलिटिक्स में ये बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। और साथ ही ये काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं, इनके माइंड में काफ़ी क्रिएटिविटी होती है, अच्छे अच्छे क्रिएटिव आइडियाज़ इनको आते रहते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि फ्रायड ने 2 एटीट्यूड्स और 4 फंक्शंस पर जो 8 तरह के मनोवैज्ञानिक प्रकारों की चर्चा की थी, उनमें हम देखते हैं कि अगर हम इंट्रोवर्जन की हम बात करें, चाहे हम इंट्रोवर्जन थिंकिंग, फीलिंग, इंट्रोवर्जन सेंसिंग या इंट्रोवर्जन इंट्यूटिंग की बात करें, तो लगभग हमें एक जैसी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सोशल नहीं होते हैं, अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी थिंकिंग को, अपने भावों को ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वहीं अगर हम एक्स्ट्रावर्टेड की बात करें, चाहे हम एक्स्ट्रावर्टेड इंट्यूटिंग, एक्स्ट्रावर्टेड सेंसिंग या फिर हम एक्स्ट्रावर्टेड फीलिंग या एक्स्ट्रावर्टेड थिंकिंग की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं इनका सोशल लाइफ इनका काफ़ी ब्रॉड होता है और ये काफ़ी क्रिएटिव भी होते हैं। हर तरह की सिचुएशन में, हर तरह की लोगों के साथ ये अपना एडजस्टमेंट ये बना लेते हैं। इस तरह से अगर हम कंपेयर करके स्टडी करते हैं तो हमारे लिए इन चीज़ों को याद रखना काफ़ी सिंपल हो जाता है। आई होप आपको ये 8 प्रकार आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम देख लेते हैं। आगे यूंग ने इन्हीं चीज़ों के बारे में, अपने एटीट्यूड्स के बारे में कुछ अलग से उन्होंने कुछ पॉइंट्स बतलाए। इन्होंने अंतर्मुखता और बहिर्मुखता पर कार्ल यूंग ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है और इसके बारे में और डिफ़ाइन करते हुए यूंग ने कुछ पॉइंट्स बतलाए जिसको कि हमने यहाँ पे इंक्लूड करा हुआ है। हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। यूंग ने अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता को स्वतंत्र नहीं माना है। इनका मानना है कि ये दोनों मनोवृत्तियाँ एक दूसरे की विरोधी हैं। दोनों मनोवृत्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति में पाई जाती हैं। अगर बहिर्मुखता कॉन्शियस है तो अंतर्मुखता अनकॉन्शियस, और अगर अंतर्मुखता कॉन्शियस है तो बहिर्मुखता अनकॉन्शियस होगी। अर्थात एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ पे कार्ल यूंग अंतर्मुखता और बहिर्मुखता को समझाते हुए कहते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं इन जनरल, अगर हम बात करते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, इंट्रोवर्जन एक्स्ट्रावर्जन की हम बात करते हैं, तो हमारे माइंड में ये चीज़ें आती हैं कि दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। मीन्स व्यक्ति या तो इंट्रोवर्टेड हो सकता है या फिर एक्स्ट्रावर्टेड हो सकता है। लेकिन यूंग ने इन चीज़ों का खंडन किया, इन चीज़ों को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनफैक्ट यूंग ने अपनी थ्योरी, अपनी डेफिनेशन उन्होंने अपने तरीके से दी और उन्होंने अंतर्मुखता और बहिर्मुखता को उन्होंने दो अलग अलग चीज़ें नहीं माना है। उन्होंने इन दोनों को एक दूसरे का पूरक माना है। जैसे दिन और रात होता है, वैसे ही इन्होंने इसको एक दूसरे का विरोधी होते हुए भी एक दूसरे का इन्होंने इसको पूरक माना है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर में कुछ पहलू उसका इंट्रोवर्टेड हो सकता है और कुछ पहलू एक्स्ट्रावर्टेड भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही चीज़ें, ये दोनों ही तत्व हर व्यक्ति के अंदर में पाई जाती हैं। इसी को समझाने के लिए यूंग ने यांग एंड यिन मोटिव या सर्कल भी दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान में रखना है। यांग एंड यिन सर्कल क्या है, इसको देख लेते हैं।
सो ये एक सर्कल है और इसमें हम देखते हैं कि जब कि ये अगर कोई व्यक्ति है, अगर हम देखते हैं कि उसमें अगर इंट्रोवर्जन का पार्ट अगर ज़्यादा होता है तो एक्स्ट्रावर्जन भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रावर्जन ज़्यादा होता है तो इंट्रोवर्जन भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है। सो इसको समझाने के लिए इन्होंने यांग एंड यिन सर्कल के बारे में बतलाया है। सो यहाँ युंग आगे लिखते भी हैं कि युंग ने अपने सिद्धांत में परस्पर विरोधी तत्वों को यांग एंड यिन कहा है। यांग एंड यिन इन्होंने इसका नाम दिया है। सो आपको ये ध्यान में रखना है। सो इसी के साथ ये एटीट्यूड्स एंड फंक्शन का पॉइंट ख़त्म होता है। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। आगे कार्ल युंग ने साइक एनर्जी की बात करी है, मानसिक ऊर्जा के बारे में इन्होंने बतलाया है। सो जैसा कि हमने पहले भी देखा, हमने फ्रायड की थ्योरी में भी देखा है कि फ्रायड ने भी मानसिक ऊर्जा की चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने मानसिक ऊर्जा को उन्होंने लिबिडो से जोड़कर उन्होंने उसकी चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पे अगर हम युंग की थ्योरी को देखते हैं तो यहाँ पे युंग का डेफिनेशन साइक एनर्जी के लिए बहुत ही डिफरेंट है। सो हम युंग की थ्योरी को हम देख लेते हैं। साइक एनर्जी, मानसिक ऊर्जा, युंग बतलाते हैं कि यह हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसे दमित किया जा सकता है, विस्थापित किया जा सकता है, परिशुद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन इसे कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसे कंट्रोल हम कर सकते हैं, इसे अपने अकॉर्डिंग हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं, इसको एक जगह से हम हटाकर दूसरी जगह में भी हम इसका प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। सो इसको कंट्रोल करने के लिए युंग ने 3 तरह के रूल्स बतलाए हैं, 3 नियमों की चर्चा की है। पहला है विलोम का नियम, प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट। सेकेंड इज तुल्यता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। एंड लास्ट वन इज़ एंट्रोपी का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। ये इसको आपको एज इट इज़ ही पढ़ना होगा। सो इसको हम वन बाय वन इसको समझ लेते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस। इसके बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं कि यह मानसिक ऊर्जा का ये प्रथम नियम है। इसके अनुसार ऊर्जा का स्वरूप परिवर्तित हो सकता है लेकिन ये खत्म नहीं होता। जैसे बच्चा पढ़ाई के बजाय घूमने फिरने पर ध्यान दे। जैसे कि हमने यहाँ चर्चा की थी कि जो हमारी साइक एनर्जी है, हमारी मानसिक ऊर्जा है, उसको हम एक जगह से दूसरे जगह में इसका प्रवाह हम कर सकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ हम इसको मोड़ सकते हैं, लेकिन इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई बच्चा है, उसको अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी इस एनर्जी को पेंटिंग में लगा सकता है, या फिर वो खेल कूद में लगा सकता है, या किसी और दूसरी क्रिएटिव चीज़ों में लगा सकता है। तो मीन्स कहीं ना कहीं वो अपनी साइक एनर्जी का यूज़ कर लेता है। आगे हम देख लेते हैं। आगे है तुल्यता का नियम, प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी। इसके बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं कि यह साइक एनर्जी का दूसरा नियम है और यह बतलाता है कि जब दो चीज़ें एक साथ रखी जाती हैं तो उच्चतर आवेश वाली चीज़ से ऊर्जा निकलकर निम्नतर आवेश वाली चीज़ पर चली जाती है, और ऐसा तब तक होता है जब तक कि दोनों की शक्ति बराबर ना हो जाए। इसी नियम को युंग ने व्यक्तित्व की संरचना पर भी लागू किया है। इसी प्रकार व्यक्तित्व के विभिन्न तंत्रों में भी संतुलन होता है, इससे एक विशेष मनोवृत्ति भी विकसित होती है। इसी कारण इसे ऊर्जा नियमों की समता भी कहते हैं, इक्वलाइजेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी इसको कहते हैं। सो ये बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी के अनुसार इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास 2 लोहे का टुकड़ा हो, एक काफ़ी गर्म हो और एक नॉर्मल हो, ठंडा हो। अगर हम गर्म लोहे के टुकड़े से हम नॉर्मल लोहे के टुकड़े को सटा के रख दें, ये फिजिक्स का भी ये रूल है। अगर आपने याद होगा 9th-10th की चीज़ें, तो आपको ध्यान में होंगी कि ये चीज़ें आपने वहाँ भी ऑलरेडी पढ़ रखी हुई हैं। सो हम देखते हैं कि अगर हम गर्म चीज़ से अगर हम किसी नॉर्मल या ठंडी चीज़ को सटा कर रख देते हैं, तो क्योंकि गर्म चीज़ ज़्यादा शक्तिशाली होती है, ज़्यादा पावर की होती है। सो गर्म लोहे के टुकड़े से एनर्जी, ऊर्जा ठंडे लोहे की तरफ तब तक जाती रहेगी जब तक कि दोनों का जो ताप है, दोनों का जो टेम्परेचर है, वो एक जैसा ना हो जाए। इसी को इन्होंने तुल्यता का नियम कहा है कि जब तक समतुल्य ना हो जाए, जब तक दोनों की चीज़ें बराबर ना हो जाए, तब तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। और इसी तरह से हमारी पर्सनालिटी की भी संरचना हुई है। मीन्स अगर हम किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं,
अगर हमारा कोई आइडियल होता है तो हम कई बार उनके जैसा ही बनने की कोशिश करते हैं और अपने आप में तब तक इम्प्रूवमेंट ला रहे होते हैं जब तक कि हम अपने आइडियल की तरह हम ना बन जाएं। मीन्स हमें जब लगने लगता है कि हम अपने आइडियल की तरह बन गए हैं तो फिर वहाँ पे हम अपने आइडियल की तरह ही हम बिहेवियर करना स्टार्ट कर देते हैं। सो इन चीज़ों को हमने फ्रायड के डिफेंस मैकेनिज़्म में भी इन चीज़ों को हमने समझा था, लेकिन वहाँ पे फ्रायड ने डिफेंस मैकेनिज़्म के अंतर्गत इन चीज़ों को बतलाया था और यहाँ पे युंग ने साइक एनर्जी के अंतर्गत प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी में इन चीज़ों को समझाया हुआ है। इसको इन्होंने युंग ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी को, और साथ ही साथ में इन्होंने इसको ऊर्जा नियमों की समता भी कहा है। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी को ही इक्वलाइजेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है, और ये इससे प्रिंसिपल ऑफ एंट्रोपी से प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चंस आ चुका है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ें। आगे हम देख लेते हैं विलोम का नियम, प्रिंसिपल ऑफ अपोजिट। इसकी चर्चा करते हुए कार्ल युंग कहते हैं कि जिस तरह से भौतिक ऊर्जा में ध्रुवता या विलोम पाया जाता है, जैसे ठंडा गर्म दिन रात आदि का गुण पाया जाता है, उसी प्रकार मानसिक ऊर्जा में भी विलोम का गुण पाया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति के भी दो ध्रुव होते हैं, जैसे सामाजिक इच्छा असामाजिक इच्छा, सुखद भाव दुखद भाव। भाव या इच्छा दोनों ध्रुवों के बीच जितना अधिक तीव्र अंतर होगा, मानसिक ऊर्जा उतनी ही अधिक मात्रा में उत्पन्न होगी। मीन्स यहाँ हम देखते हैं कि जैसे मीन्स हम मनुष्य का, यहाँ हम क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य के अंदर हर व्यक्ति के अंदर में कुछ इच्छाएं तथा भाव होते हैं, लेकिन वो कई बार अपोजिट होते हैं। मीन्स या तो व्यक्ति, अगर हम फीलिंग की बात करें तो या तो व्यक्ति अच्छा फील करता है या व्यक्ति बुरा फील करता है, या व्यक्ति अपने आप को खुश फील करता है या दुखी फील करता है। या फिर अगर हम इच्छा की बात करें, अगर हम नीड्स की मीन्स ये विल्स की बात करें, तो व्यक्ति के अंदर में या तो सामाजिक इच्छा हो सकती है या फिर असामाजिक इच्छा हो सकती है। या तो व्यक्ति अपने समाज के बारे में सोच सकता है या व्यक्ति अपने आप के बारे में ही सोच सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें मीन्स दो ध्रुव हैं, मीन्स एक तरह से दोनों चीज़ें एक दूसरे के अपोजिट है। इसी को इन्होंने डिफ़ाइन किया है कि हमारा जो मानसिक एनर्जी है, हमारा जो मानसिक ऊर्जा है, वो इन्हीं पर डिपेंड होता है। मीन्स हमारी दो चीज़ों में जितना ज़्यादा अंतर होगा, मीन्स किसी परिस्थिति में हम कब खुश होते हैं या फिर किसी परिस्थिति में हम कब दुखी होते हैं, इसके बीच में जितना डिफरेंस होगा, हमारी साइक एनर्जी उतना ज़्यादा काम करेगी। मीन्स हम क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो हम अपनी खुशी के लिए ही हम तत्पर होते हैं। हम हमेशा हम यही कोशिश करते हैं कि हम खुश रहें, हम हैप्पी रहें। इसके लिए ही हमेशा हमारा कार्य होता है, हम हमेशा हमारा प्रयास होता है। इसलिए यहाँ पे हमारी जो साइक एनर्जी है वो ज़्यादा काम करती है। इसको हम एक तरह से हम मोटिवेशन के रूप में भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि हमने एडलर की थ्योरी पढ़ते हुए हमने पढ़ा था कल्पित लक्ष्य के बारे में, फिक्शनल फिनालिज्म के बारे में हमने जब पढ़ा था, तो वहाँ भी हमने इसकी चर्चा की थी कि व्यक्ति अपने गोल को पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है। उसी चीज़ को युंग ने भी अपने तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। युंग ने बतलाया है कि व्यक्ति अपने हैप्पीनेस के लिए व्यक्ति प्रयासरत रहता है और इसके लिए वो काम करता है। तो यहाँ पे उसकी साइक एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा काम करती है। हमारा ये कॉन्सेप्ट भी हमारा कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं कि कार्ल युंग ने डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में बतलाया है, और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में बतलाते हुए ये कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि लाइफ टाइम चलती है और व्यक्ति के एडजस्टमेंट में हेल्प करती है। और साथ ही साथ युंग ने व्यक्तित्व विकास को, पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अनुक्रम बतलाया है। अनुक्रम का मतलब है कि इसमें लिबिडो का जो प्रवाह होता है या मानसिक ऊर्जा या साइक एनर्जी का जो प्रवाह होता है वो हमेशा आगे की दिशा में होता है। साथ ही यह हमेशा कॉन्शियस होता है तथा बाहरी दुनिया में सामंजस्य से मदद करता है। क्योंकि ये प्रक्रिया लाइफ टाइम चलती है, इसलिए युंग ने डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की प्रक्रिया को, इन्होंने व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया को इन्होंने 4 स्टेजेस में बतलाया है। बाल्यावस्था चाइल्डहुड, आरंभिक यौवनावस्था यंग एडल्टहुड, मध्यावस्था मिडिल एज, और वृद्धावस्था ओल्ड एज। इसके बारे में हम वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बाल्यावस्था की चर्चा करते हैं। बाल्यावस्था की तुलना इन्होंने उगते हुए सूर्य से की है। मीन्स सूर्य जब उगता होता है, उगरा होता है, तो उसके अंदर चमकीलापन
होता है, लेकिन उसका जो ताप होता है वो कम होता है। इसी तरह कार्ल युंग चाइल्डहुड के बारे में भी बतलाते हैं कि जब बच्चा अपने अर्ली चाइल्डहुड में होता है तो उसके अंदर सारी अंतःशक्तियाँ छिपी होती हैं और धीरे धीरे उनका विकास होता है। सो कार्ल युंग ने चाइल्डहुड को भी 3 भाग में बांटा है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ें और पॉइंट वाइज आप वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा थोड़ा आप एक बार में थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप पढ़ें या नोट करें तो आपके लिए बेटर होगा। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। सो चाइल्डहुड को इन्होंने 3 पार्ट्स में बांटा है, अराजक, राजतंत्री और द्वैतवादी। सो पहले हम अराजक के बारे में देख लेते हैं कि यह अव्यवस्था की अवस्था होती है और इसमें चेतना का द्वीप होता है। तरह तरह की अनुभूतियाँ होती हैं जिनका कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। मीन्स कार्ल युग ने अराजक की अवस्था उस स्टेज को कहा है जब बच्चा जस्ट वो बॉर्न होता है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है। सो उस समय उसको मीन्स पता ही नहीं चलता कि उसके आसपास में क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, क्या वो कहाँ है, किसके साथ है, क्या चीज़ें हैं, उसको इसके बारे में कोई भी अनुभूति नहीं होती है। और साथ ही साथ में उसको कई बार ऐसा भी लगता है कि वो अभी कहाँ है कहाँ नहीं है, ऐसी भी चीज़ें उसके साथ में होती हैं जिसका कि किसी भी रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता है। आगे राजतंत्रीय अवस्था के बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं कि यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया होता है और इसमें ईगो का विकास होता है और इस अवस्था में बच्चों का चिंतन अधिक तार्किक और शाब्दिक होता है। यहाँ चेतन का द्वीप पहले से बड़ा होता है तथा इसमें अस्पष्ट ईगो विकसित होता है। मीन्स इसके बारे में कार्ल युंग बतलाते हैं कि यहाँ पे इस एज तक आते आते बच्चा थोड़ा बोलना सीख लेता है, उसके मन में कुछ प्रश्न भी आते हैं, कई चीज़ों को देखकर उसको कई क्वेश्चनिंग्स वो करता है अपने पेरेंट्स के साथ में, और वो काफ़ी लॉजिकल भी हो जाता है कि अगर ये ऐसा है तो वो वैसा क्यों नहीं है। इस तरह से वो काफ़ी लॉजिकल भी होता है और धीरे धीरे इसका ईगो यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट होता है। आगे हम द्वैतवादी अवस्था देखते हैं। इस अवस्था में बच्चे का ईगो विकसित हो चुका होता है और बच्चा अपने व्यक्तित्व से परिचित हो चुका होता है। मीन्स द्वैतवादी की अवस्था हम कह सकते हैं कि द्वैतवादी की जो अवस्था होती है वो लगभग 7-8 साल तक की 9 साल तक की अवस्था होती है, जिसमें कि बच्चे का ईगो डेवलप्ड हो चुका होता है, बच्चे को अपने बारे में पता चल चुका होता है, साथ ही साथ उसकी स्कूलिंग वगैरह भी स्टार्ट हो चुकी होती है। आगे हम देखते हैं युंग का जो सेकंड स्टेज है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, वो है यंग एडल्टहुड। यह अवस्था तरुणावस्था से लेकर मध्यावस्था तक होती है। मीन्स बच्चे का जो एडोलसेंस होता है वहाँ से लेकर के मिडिल एज तक की अवस्था होती है और इसमें व्यक्तित्व का एक निश्चित आकार एवं प्रारूप तैयार होने लगता है। और इस अवस्था में बच्चा मानसिक एवं दैहिक स्वतंत्रता चाहता है। इसी अवस्था में बच्चे की शिक्षा, करियर, विवाह, सामाजिकता जैसी क्रियाएं भी होती हैं। मीन्स हम देखते हैं कि यंग एडल्टहुड की जो अवस्था होती है वो एडोलसेंस से स्टार्ट होती है। मीन्स हम कह सकते हैं 12-13 साल से ये स्टेज स्टार्ट होता है। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि एडोलसेंस को तूफ़ान की अवस्था कहा गया है, जिसमें कि बच्चा अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसे लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है और उसको मीन्स अब एक इंडिपेंडेंसी चाहने लगती है। उसे अच्छा नहीं लगता जब उसे कोई रोक टोक करता है और साथ ही बच्चे में कई फिज़िकल चेंजेस भी आते हैं। और हम देखते हैं कि इस स्टेज में ही बच्चे का एजुकेशन चल रहा होता है, करियर उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो अपने करियर को चूज़ करता है। इसी एज में बच्चे की शादी भी होती है। बच्चा कई सोशल फंक्शंस में या फिर बच्चे के अंदर सोशलाइजेशन यहाँ पे विकसित हो चुका होता है। साथ ही साथ में इसी एज में बच्चे को कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में व्यक्ति का मानसिक जन्म होता है, साइक बर्थ हम कह सकते हैं कि इस एज में बच्चे का साइक बर्थ होता है। अक्सर व्यक्ति की मनोवृत्ति एक्स्ट्रावर्जन हो जाती है। यह अवस्था ज़िंदगी की दोपहर जैसी होती है। मीन्स इसके बारे में बतलाते हुए कार्ल युंग कहते हैं कि यह एडल्टहुड की जो अवस्था है वो एडोलसेंस से स्टार्ट होती है, 12-13 साल से स्टार्ट होती है और ये अवस्था 32-33-34 तक एज तक में चलती रहती है। और इसी एज में व्यक्ति के सामने कई तरह की चुनौतियाँ होती हैं। उसका पढ़ाई कंप्लीट होता है, उसे अपना करियर चूज़ करना होता है, व्यक्ति अपना करियर बनाता है, उसकी शादी होती है, उसके सामने मीन्स कई तरह के अलग अलग चुनौतियाँ उसके सामने होती हैं।
उसके बाद उसके ऊपर काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आ जाती हैं, जिसको कि कंप्लीट करना उसके लिए एक चैलेंज होता है। सो कार्ल यूंग ने इस एज को ज़िंदगी की दोपहर की संज्ञा दी है कि इस एज में व्यक्ति अपने मीन्स अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग व्यक्ति कर रहा होता है। जितना अपनी अंतर शक्तियों का उपयोग कर सकता है उतना व्यक्ति उनका उपयोग कर रहा होता है। और साथ ही हम जानते हैं कि 25 की एज के बाद तक हर व्यक्ति एक्स्ट्रा वर्जन नेचर का हो जाता है। मीन्स इंट्रोवर्जन तो होता है, लेकिन उसका जो एक्स्ट्रा वर्जन का जो पहलू, जो कि छुपा हुआ पहलू होता है, वो प्रकट हो जाता है। और लगभग हर व्यक्ति 25 की एज के बाद में एक्स्ट्रा वर्जन नेचर का हो जाता है। सो आगे हम देख लेते हैं मिडिल एज के बारे में। मिडिल एज के बारे में बतलाते हुए कार्ल यूंग कहते हैं कि इसकी शुरुआत 35-40 साल से होती है। इसे ज़िंदगी का तीसरा पहर कहा जाता है। इस अवस्था तक व्यक्ति अपना करियर तथा परिवार बसा चुका होता है, जीवन की चुनौतियों को भी पूरा कर चुका होता है। लेकिन कई बार इस अवस्था में व्यक्ति अपनी ज़िंदगी के उद्देश्य एवं अर्थ पर भी प्रश्न उठाता है, निराशा एवं उदासी के भाव से भी ग्रसित होता है। कई बार अपने को भीतर से खोखला भी समझता है। उसे लगता है कि उसे जो करना था उसने नहीं किया और आगे अब कुछ नहीं कर सकता। यूंग ने इस अवस्था को आत्मबोध, सेल्फ रियलाइजेशन का समय बतलाया है। मीन्स मिडिल एज के बारे में कार्ल यूंग बतलाते हुए कहते हैं कि यह जो मिडिल एज की अवस्था होती है वो ज़िंदगी का तीसरा पहर होता है। इसकी शुरुआत 35-40 की एज से होती है और लगभग 55 से लेकर 60 एज तक ये चलती है। इस एज तक क्या होता है कि व्यक्ति का करियर, जो भी करियर बनना हो, बन चुका होता है और व्यक्ति अपनी उसके सामने उसके सामाजिक दायित्व भी आते हैं, जिनको कि धीरे धीरे वो पूरा करता है। और कई बार इस अवस्था के अंत तक आते आते व्यक्ति को लगता है, मीन्स अगर उसको अपना मनपसंद करियर मिल जाता है तब तो ठीक है, या फिर उसकी लाइफ में सब कुछ अगर उसके अकॉर्डिंग होता है तब तो वो सेटिस्फाइड होता है। लेकिन अगर उसकी लाइफ में सब कुछ उसके अकॉर्डिंग नहीं होता तो व्यक्ति डिससेटिस्फाइड रहने लगता है। उसे लगता है कि उसे वो और इससे बेटर कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, वो नहीं कर पाया। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अब उसके अंदर उतनी एनर्जी, उतनी चीज़ें, उतना पोटेंशियल अब उसके अंदर में नहीं है। तो कई बार उसको ये फीलिंग होती है और साथ ही साथ में वो अपना कैलकुलेशन भी करता है कि उसने इस एज तक क्या किया, क्या नहीं किया, क्या उसने बेटर किया, क्या चीज़ें वो नहीं कर पाया। सो इसको ही यूंग ने सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम बतलाया है। आगे यूंग ओल्ड एज के बारे में बतलाते हुए कहते हैं कि ओल्ड एज ज़िंदगी की शाम होती है। मीन्स इन्होंने ओल्ड एज को ज़िंदगी की शाम कहा है। और इस अवस्था में व्यक्ति की चेतन क्रियाएं कम होने लगती हैं और वह धीरे धीरे अचेतन में डूबने लगता है। इस अवस्था में वह खुद को मृत्यु के करीब समझता है। यूंग ने व्यक्ति के जीवन का अंतिम लक्ष्य मृत्यु को ही बतलाया है। जब व्यक्ति यह समझ जाता है तो उसे जीवन अर्थपूर्ण लगने लगता है। मीन्स यहाँ हम देखते हैं कि जैसे हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में ही कार्ल यूंग के पार्ट 1 की वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कार्ल यूंग का जो फैमिली बैकग्राउंड था वो काफ़ी स्पिरिचुअल था, काफ़ी आध्यात्मिक था। तो उसका प्रभाव कार्ल यूंग की लाइफ पर भी पड़ा था, उनके सोचने, उनकी थिंकिंग पे भी पड़ा था। सो कार्ल यूंग की थ्योरीज़ में हमें ये चीज़ें भी हमें दिखती हैं। जैसे इन्होंने ओल्ड एज के बारे में बतलाया है कि यूंग ने माना है कि हर व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य होता है वो मृत्यु होती है। और जब व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाता है तो फिर उसे मीन्स फिर उसके लिए उसका लाइफ अर्थपूर्ण लगने लगता है। मीन्स उसे लगता है कि व्यक्ति ने अपनी लाइफ को पूरी तरह से जी लिया, जितनी चीज़ें करनी थी उसने कर दी, अब ठीक है, अब लास्ट, अब उसको मरना ही है। तो उसके लिए वो निश्चिंत होता है। लेकिन ओल्ड एज के बारे में, ओल्ड एज तक आते आते व्यक्ति की फ़िज़िकल एक्टिविटी कम हो जाती है, उसके कई सारे सेंसेस काम नहीं करते और व्यक्ति का जो कॉन्शियस होता है, कॉन्शियस वो काफ़ी कम होने लगता है। सो इसलिए ओल्ड एज को कार्ल यूंग ने ज़िंदगी की शाम कहा है। सो यहाँ पे इनका डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी का ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। और साथ ही आगे हम देख लेते हैं कि कार्ल यूंग ने व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए कुछ विधियाँ भी बतलाई हैं। जैसे इन्होंने वैट के बारे में बतलाया, WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये इनका बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी मेजरमेंट का ये रहा। और WAT में क्या होता है कि व्यक्ति के सामने स्टिमुलस वर्ड होते हैं, जिसको कि देखकर व्यक्ति को जो भी वर्ड को देखकर उसके सामने जो भी उसके मन में पहला वर्ड आता है उसको तुरंत से उसको रिप्लाई करना होता है। और उन्हीं वर्ड्स के अकॉर्डिंग
कार्ल यूंग व्यक्ति की पर्सनैलिटी को मेज़र करते हैं। आगे हम देखते हैं कि कार्ल यूंग ने सेंटम एनालिसिस के बारे में भी बतलाया है। सेंटम एनालिसिस फ्रायड द्वारा प्रतिपादित कैथेरेटिक मेथड के समान है। मीन्स इसमें रोगी द्वारा बतलाए गए लक्षणों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसको फ्रायड ने भी बतलाया है, लेकिन फ्रायड ने इसको कैथेरेटिक मेथड के रूप में बतलाया है, लेकिन कार्ल यूंग ने इसको सेंटम एनालिसिस कहा है। और इसमें क्या होता है कि मीन्स व्यक्ति को जैसा फील होता है उसके अंदर, मीन्स जैसे उसको नींद नहीं आती, रात भर उसको बड़बड़ाने की आदत है, मीन्स उसको जो भी उसकी बीमारी हो उसके बारे में फ्रीली उसको बताने के लिए कहा जाता है, और उसी के आधार पर उसकी पर्सनैलिटी का पता लगाया जाता है, उसकी बीमारी का जो जड़ होता है, जो रूट होता है, उसको खोजा जाता है। तो हम देखते हैं कि कई बार ये जो मेथड है, सिम्टम एनालिसिस का जो मेथड है, ये फ्रायड के फ्री एसोसिएशन मेथड के समान ही है। आगे हम देखते हैं कि यूंग ने भी ड्रीम एनालिसिस के बारे में बतलाया है, और ड्रीम एनालिसिस के बारे में फ्रायड ने भी बहुत ही डीपली इसके बारे में भी इन्होंने चर्चा की थी, और सबसे पहले ड्रीम एनालिसिस के बारे में फ्रायड ने ही बतलाया था। यूंग ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, और यूंग ने भी ड्रीम एनालिसिस के बारे में बतलाया है कि ड्रीम एनालिसिस करके भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को मेज़र किया जा सकता है। साथ ही यूंग ने स्वप्न को अग्रदर्शी प्रोस्पेक्टिव कहा है। मीन्स यूंग का कहना है कि हमारे हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे फ्यूचर में क्या घटित होने वाला है, इन्हीं चीज़ों को इंडिकेट करते हैं। और साथ ही साथ में यूंग ने पेंटिंग थेरेपी को भी बतलाया है कि पेंटिंग थेरेपी के द्वारा बहुत सारे रोगियों का इन्होंने इलाज किया, और अपने स्टडी में इन्होंने देखा कि पेंटिंग थेरेपी भी बहुत ही मानसिक रोगियों के लिए बहुत ही कारगर थेरेपी है। सो यहाँ पे हमारी कार्ल यूंग की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम यहाँ पे कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे, फ्रायड की थ्योरी और कार्ल यूंग की थ्योरी के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। सो पहले हम सिमिलैरिटीज़ के बारे में देख लेते हैं कि दोनों की थ्योरी में क्या चीज़ें कॉमन है, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, किन टर्म्स से दोनों ही साइकोलॉजिस्ट ने इन्होंने एक्सेप्ट किया है। सो हम देखते हैं कि दोनों ने ही मानसिक ऊर्जा के संप्रत्यय को स्वीकार किया है, जो कि हमने पहले ही चर्चा की थी कि मानसिक ऊर्जा को फ्रायड के द्वारा भी बतलाया गया, उन्होंने इसको लिबिडो के अंतर्गत माना, और ये यूंग के द्वारा भी बतलाया गया। साथ ही साथ में दोनों ने अचेतन को भी स्वीकार किया, जैसा कि हम जानते हैं कि फ्रायड ने अपनी थ्योरी में अचेतन पर ही, अनकॉन्शियस पर ही सबसे ज़्यादा फोकस किया है, और साथ ही साथ में यूंग ने जो अचेतन की जो व्याख्या की है वो काफ़ी विस्तृत व्याख्या है, और इन्होंने सामूहिक अचेतन और पर्सनल अचेतन के बारे में जो बतलाया है ये बहुत ही फेमस हुआ था। मीन्स दोनों ही मनोवैज्ञानिकों ने अनकॉन्शियस को स्वीकार किया है। आगे हम देखते हैं कि दोनों ने ही ड्रीम एनालिसिस पर भी काफ़ी कार्य किया, और ड्रीम एनालिसिस के बारे में भी अभी हमने चर्चा की कि इन्होंने भी ड्रीम एनालिसिस के बारे में बतलाया है, और साथ ही साथ दोनों के ही विचार ड्रीम एनालिसिस के बारे में कुछ कुछ एक जैसे ही थे। मीन्स फ्रायड भी कई बार फ्रायड ने भी कुछ ऐसे पूरी लिस्ट दी हुई हैं, हम अपने दूसरे वीडियो में उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या चीज़ें हम स्वप्न में देखते हैं तो वो हमारे फ्यूचर की किन चीज़ों को इंगित करता है। उसी तरह से यूंग ने भी फ्यूचर की चीज़ों को ही बताने वाला, मीन्स यूंग ने भी स्वप्न को अग्रदर्शी बतलाया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि दोनों ने ही फ्री एसोसिएशन मेथड को उपयोग किया। सो ये इनके बीच में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। अब हम देख लेते हैं कि दोनों ही साइकोलॉजिस्ट के बीच में क्या डिफरेंसेस रहे। सो सबसे पहला डिफरेंस है कि यूंग ने मानसिक ऊर्जा को एक ड्राइव माना है, जबकि फ्रायड ने मानसिक ऊर्जा को लिबिडो की संज्ञा दी है। जैसा कि हम जानते हैं कि यूंग ने साइक एनर्जी को एक तरह से ड्राइव माना है, जैसे कि हमने अभी चर्चा की थी कि व्यक्ति अपनी हैप्पीनेस के लिए व्यक्ति कार्य करता है, तत्पर रहता है। सो उसके लिए मानसिक ऊर्जा एक ड्राइव होती है, मीन्स वो कैसे अपने गोल को पाले, अपने हैप्पीनेस को पाले। लेकिन फ्रायड ने इसको सेक्स की मीन्स लिबिडो को इन्होंने मानसिक ऊर्जा को लिबिडो की संज्ञा दी कि व्यक्ति सेक्स के लिए तत्पर होता है, इसके लिए ही व्यक्ति प्रयासरत होता है, और इन्होंने मानसिक ऊर्जा को लिबिडो कहा है। आगे हम देखते हैं कि यूंग ने अचेतन की विस्तृत व्याख्या की है, इन्होंने व्यक्तिगत तथा सामूहिक अचेतन का भी कॉन्सेप्ट दिया है, लेकिन फ्रायड ने अचेतन को दमित इच्छाओं कल्पनाओं तक ही सीमित रखा है। आगे हम देखते हैं कि यूंग ने ईगो को चेतन का पहलू बतलाया, जबकि फ्रायड ने ईड ईगो और सुपर ईगो की चर्चा की है। यूंग की थ्योरी में हम देखते हैं कि यूंग ने ईगो को ही इम्पोर्टेंस दिया है, और इन्होंने ईगो को कॉन्शियस का पहलू बतलाया है कि ईगो में
वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कॉन्शियस में घटित होती हैं। युंग ने इड और सुपर ईगो की चर्चा अपनी थ्योरी में नहीं की है, लेकिन फ्रायड ने इड ईगो और सुपर ईगो के बारे में डिटेल में बतलाया है। आगे हम देखते हैं कि फ्रायड ने व्यवहार का निर्धारक गत अनुभूतियों को बतलाया, जबकि युंग ने गत अनुभूतियों के साथ साथ भविष्य लक्ष्यों दोनों को ही वर्तमान व्यवहार का निर्धारक माना है। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रायड ने मीन्स हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, जो कि हमारे अनकॉन्शियस में दमित हैं, उसको ही उन्होंने बतलाया है कि उसके अकॉर्डिंग ही व्यक्ति का प्रेजेंट बिहेवियर होता है। लेकिन अगर हम युंग की बात करें तो युंग ने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी माना है, और साथ ही साथ में इन्होंने भविष्य लक्ष्यों के बारे में भी, फिक्शनल फिनालिज्म के बारे में भी बतलाया कि मीन्स हम फ्यूचर में हमारे जो गोल होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम कार्य करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट में कार्य करते हैं। फिक्शनल फिनालिज्म का कॉन्सेप्ट एडलर के द्वारा भी दिया गया। सो एडलर का ये कॉन्सेप्ट युंग ने भी एक्सेप्ट किया है, और युंग ने पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी व्यवहार का निर्धारक माना, साथ ही साथ में भविष्य के लक्ष्यों को भी अपने प्रेजेंट बिहेवियर का इन्होंने निर्धारक माना है। सो यहाँ हम देखते हैं कि कुछ डिफरेंसेस भी हैं दोनों की थ्योरीज़ में और कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सो इस तरह से एक हम कॉम्परेटिव स्टडी कर लेते हैं तो हमारे सामने ये थ्योरीज़ और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। सो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ें तो आप एक कॉम्परेटिव स्टडी करके पढ़ें। सो आज की ये वीडियो यहीं तक, और आज की वीडियो ये कार्ल युंग की थ्योरी का ये सेकंड पार्ट है, और ये कार्ल युंग की थ्योरी का सेकंड पार्ट ये कंप्लीट होता है। हमारी नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपको अगर कोई सजेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।